क्वेश्चन कर रहे थे, क्या टॉपिक था? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बात नहीं सुनी। क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन ही लिखेंगे अभी। लिखिए। लास्ट टॉपिक हमने आपको मोशंस के इक्वेशन बताए थे, मगर वो रोटेशनल के टर्म में थे। एनालॉगीज बोल सकते हो, सुन लीजिए। लास्ट हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एनालॉगीज, मतलब जो समानता है, एनालॉगीज ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब इसमें हमने आपको इक्वेशन सिखाए। तो एनालॉगीज़ में तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम इसको इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, फाइनल वेलोसिटी है तो उसको हम ओमेगा से, और क्या एक्सीलरेशन है ए तो इसको अल्फ़ा से, ठीक है, और क्या डिस्प्लेसमेंट है एस तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, थीटा से, ठीक है, और टाइम तो सेम रहेगा। बाकी मैंने बोला फोर्स को किससे, टाउ से, और किसको, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को एल से, और किसको, मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब मोशन के इक्वेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी हो जाएगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है, हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, s की जगह थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, यही होगा। और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यही होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी, इन्हीं के हिसाब से हमें क्वेश्चन करना था। मैंने आपको एक रिलेशन भी बता दिया पहले, तो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्जन चेंज कैसे आरपीएम से आरपीएस में जाते हैं, क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो सही कर लेना। बाकी ओमेगा होता है 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू भी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी सर क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, टी जो है टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है, रिवॉल्यूशन में जितना समय लगता है वो टाइम पीरियड होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो सर एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन करते हो वो फ्रीक्वेंसी है। दोनों में फ़र्क है, ये बात दिमाग में रख लो। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में आपने कितना क्या किया, कितना रिवॉल्यूशन किया, ठीक है। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो कितने समय में आपने एक रिवॉल्यूशन किया, ठीक है, ये टाइम पीरियड कहलाता है। ये डिफरेंस याद रखना। उसके बाद से मैंने आपको बताया कि अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो वहाँ से आप एंगल की बात करते हैं, मतलब थीटा की बात करते हैं, तो थीटा 2 पाई होता है। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो मैंने आपको कल फॉर्मूला बता के लिख के दे दिया था कि आप टोटल कितना एंगल शिफ्ट कर रहे हो निकाल लो, जिसको थीटा बोल रहे हो, और उसको किससे डिवाइड कर दो, 2 पाई से, यहाँ से नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थीटा निकालने के लिए आप फॉर्मूला आपको पता ही होगा, थीटा निकाल ही सकते हो जैसे भी निकालना। थीटा मतलब आप कितना रिवॉल्यूशन, जैसे मान लो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, तो यहाँ से चल के मैं एक बार चक्कर लगाऊंगा तो मैं 2 पाई चलूँगा, एक चक्कर और लगा लिया तो मैं 4 पाई चलूँगा। तो मैं कितना चक्कर चल रहा हूँ, जैसे मान लो मैं 2 चक्कर चला हूँ, तो 2 चक्कर चला हूँ तो कितना थीटा चला हूँ, तो तुम बोलोगे सर 4 पाई चले हो, तो थीटा अपॉन क्या कर दोगे, 2 पाई, तो इसको भी 2 पाई से डिवाइड कर दोगे, तो कितना चक्कर हुआ, 2। यही तो समझ रहे हो, मतलब 2 चक्कर चलेंगे तो 4 पाई हम ना क्या होगा, रिवॉल्यूशन मतलब एंगल जो होगा वो रिवॉल्यूशन एंगल कहलाएगा। क्लियर है इतनी बात। बाकी आप वो फॉर्मूला जो पढ़े हो रिलेशन में, इसमें भी वही यूज़ होंगे। जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये रिलेशन पढ़ा है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू क्या होता है, r होता है, या हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू क्या अल्फ़ा इंटू r होता है। ये रिलेशन याद रखिएगा, हो सकता है कहीं कहीं ये भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है,
हमारे पास ये तो सर्कुलर मोशन में हमने वो पढ़ा था, और जो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन और रोटेशनल में नहीं, ये रोटेशनल के केस में नहीं, जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने वो रिलेशन पढ़ा था लीनियर इक्वेशन और एंगुलर एक्सलेशन के बीच में। हम क्वेश्चन इसी पे करेंगे, जितने भी फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं नोट करिए। पहला क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन किए थे? बस एक क्वेश्चन किए हो, ठीक है लिखो। और उस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था तुम्हें? एक्सेलेरेशन और हाउ मच रिवॉल्वेशन, यही ना? लिखो, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ कार, क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ अ कार is 0.4 meter. The radius of the wheel of car 0.4 meter. The car is accelerated. The car is accelerated from rest by an angular acceleration of 1.5 radian per second square for 20 सेकेंड। कितने सेकेंड के लिए? 20 सेकेंड। हाउ मच, अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस the will cover, how much distance the will cover in this time interval and what will be its linear velocity, इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या रही होगी? ठीक है, ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ। पहला ऐसे लिखना, यूनिट में लिख देता हूँ। यूनिट तो ऐसे इसमें गिवन नहीं है, बट दोनों एसआई यूनिट में ही दिया है। तो पहले हमसे क्या पूछा है, क्या निकालना है? हाउ मच डिस्टेंस विल कवर, तो डिस्टेंस निकालना है 100 मीटर और लीनियर वेलोसिटी है तो 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी, बात नहीं, 110 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर 12 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन है ये आपके सामने, क्वेश्चन आप करिए खुदा से। जल्दी बताइए। बता सकते हैं आप, इतना आसान सा क्वेश्चन है। A car of wheel of radius 0.4 meter, the car is accelerated from the rest by an angular acceleration. Angular acceleration मतलब अल्फा, कितने सेकंड के लिए? 20. How much distance will cover in a time interval, इस टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा और उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है? जल्दी बताओ। बस मोशन की इक्वेशन लगाने हैं, बस ध्यान से समझ लो कौन सी इक्वेशन लगेगा, कहानी खत्म हो जाएगी।
आया? क्या निकाल रहे हो? निकालना क्या चाह रहे हो? एक पहिया है और ये पहिए का रेडियस 0 पॉइंट कितना मीटर है? 4 मीटर है। अब तुम ध्यान से देखो, ये रोटेट कर रहा है, तो एक चक्कर रोटेट करेगा तो यहाँ से यहाँ चलेगा। अरे एक चक्कर रोटेट करने का मतलब ये अब अपने जगह पे नहीं रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, तो आगे तो बढ़ेगा ना, तो एक चक्कर में कुछ आगे चलेगा। तो एक चक्कर रोटेट करने में अब हमें क्या निकालना है? हमें तो पहले पता लगाना पड़ेगा कि वो कितना रोटेशन कर रहा है। तो देखो उसने कुछ ऐसा दिया नहीं, बस उसने एंगुलर एक्सीलरेशन दे रखा है और कितने टाइम तक ये रोटेट कर रहा है, 20 सेकेंड तक। तो सर 20 सेकेंड तक रोटेट कर रहा है, तो पहले कितना थीटा चला, अरे कितना रिवोल्वेशन किया थीटा, एंगुलर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, क्या थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा इज इक्वल टू किससे निकालेंगे? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्या निकल जाएगा सर? ओमेगा नॉट इनिशियली वेलोसिटी तो उसकी क्या है, 0 होगी ना, 0। हाफ अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.5 और टाइम कितने सेकेंड तक है, 20। तो 20 इंटू 20, 2 से काट दें 10, 10 से मल्टीप्लाई 15, 15 का 2, तो क्या 300 आ जाएगा? 300 रेडियन ये हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब सुनो, थीटा सर मिला तो हमें अब पता क्या लगाना है, हमें पता लगाना है डिस्टेंस। तो सर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन, अरे ये पूरा अपना आर्क खोल देगा यहाँ पे। जब समझो, जैसे ये मान लो यहाँ से मैंने काट के पूरा इसका खोल दिया, तो एक चक्कर जब चला होगा तो क्या पूरा अपना आर्क चल गया होगा। तो क्या यहाँ से हमें L निकालना है क्या? L इज द डिस्टेंस, यही L डिस्टेंस इस फ्लैट पे चल रहा होगा। देन L इज इक्वल टू थीटा इंटू कितना हो जाएगा, R। तो सर L की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी है? अरे थीटा की वैल्यू है 300 और सर इसकी वैल्यू 0.4, तो 1 10 दे दो, तो क्या ये हो जाएगा 30 और 4 क्या 120 मीटर आ जाएगा। मतलब ये डिस्टेंस 120, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो होंगे नहीं, इन्हीं दोनों में होगा 120 मीटर 120। अब बात है 12 और 10 का, तो लीनियर वेलोसिटी पे आते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी सर v होती है और v होता है ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा पता है आपको? नहीं, तो ओमेगा मोशन की इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो मोशन का इक्वेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिख सकते हैं। देन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 0 अल्फा 1.5 इंटू 16। तो 16 का 15 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अच्छा ये 20 है, तो 15 2 30, तो 30 होगा, यही होगा ना। तो 30 रेडियन पर सेकेंड। अब सर ये ओमेगा मिल गया, उठा के रख दीजिए यहाँ पे। देन v इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की जगह पे कितना है 30 और रेडियन 0.4, पॉइंट हट गया तो क्या 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा डी कर लो, सी है 120 मीटर हमारा होगा इसका डिस्टेंस और 12 मीटर पर सेकेंड होगा ये। नोट कर लीजिए और बताइए नेक्स्ट का आंसर। अभी इसमें कोई सेंटर ऑफ मास उसका कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, तो अभी सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा होल्ड अप है, क्योंकि ये बीच में हमारा एक टॉपिक पड़ा था रोटेशनल से, तो इसको थोड़ा सा अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधे अब टॉर्क पे चलूँगा, एंगुलर मोमेंटम पे चलूँगा, उस पर क्वेश्चन करेंगे। बट अभी फ़िलहाल में 2 क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और लिखूँ। क्वेश्चन इस पर करना प्रैक्टिस, क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन है इसका, अ flywheel rotating at a 420 rpm slow down at a rate
धीरे धीरे कम हो रहा है एट अ रेट कांस्टेंट रेट एट अ रेट 2 रेडियन पर सेकेंड, इतने से धीरे धीरे कम हो रहा है। व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड अ फ्लाई व्हील जो नहीं ऐसे फेंका जाता है, व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाई व्हील, टू स्टॉप द फ्लाई व्हील। ऑप्शन है इसका, लिखिएगा, बात नहीं, इसका ऑप्शन लिखिएगा 20 सेकेंड, 18 सेकेंड, 22 सेकेंड, 21 सेकेंड। अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट अ 420 आरपीएम, 420 आरपीएम से रोटेट कर रहा है और धीरे धीरे कांस्टेंट रेट से रुक रहा है और उसका रेट है 2 रेडियन पर सेकेंड का, मतलब ये निगेटिव में उसकी ओमेगा की वैल्यू गिवन है। तो पूछा है व्हाट टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाई व्हील, टी निकालना है। जल्दी बताइए, निकाल सकते हैं आप। निकल जाएगा। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है उसी से होगा। हमें फ्रीक्वेंसी दी है यहाँ पे सर एफ, तो एफ से क्या ओमेगा मिल जाएगा। हाँ सर, इनके बीच में रिलेशन होता है, ओमेगा मिल जाएगा। और ओमेगा फाइनल तो सर जीरो होगा ना, क्योंकि रुक रहा है, इनिशियल तो रहा होगा ना उसका। सर हाँ, इसी रेट से धीरे धीरे कम हो रहा है, समझ रहे हो, ये इसका रेट है कम होने का, तो धीरे धीरे इसी रेट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रेडियन पर सेकेंड ही है ना, हाँ ठीक है, रेडियन पर सेकेंड ही है। तो यहाँ से ओमेगा नॉट निकाल लो, ओमेगा नॉट निकाल लो, और ओमेगा तो जीरो होगा, तो फिर मोशन का इक्वेशन लगा देना। टाइम निकालना है तो टाइम किस इक्वेशन में होता है, सेकेंड में या फर्स्ट में। तो फर्स्ट में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी होगा। क्या अल्फ़ा पता है, ध्यान से देखो, ये अल्फ़ा है क्वेश्चन में, हमें तो इसमें रेडियन नहीं भाई, ये स्क्वायर है, सही बोल रहे हो, अल्फ़ा है, डाउन एट द रेट, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, अल्फ़ा है, ओमेगा नॉट है, ओमेगा है। अब तो निकल जाएगा, अब निकाल लो, निकालो जल्दी। एफ इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, सॉरी गलत लिख दिया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ ए होता है ना, तो सर ओमेगा नॉट लिखेंगे, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई, और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 420, और आरपीएम है तो क्या 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से 3 और 3 से कट जाएगा ना, 14 पाई, यही आएगा ना ओमेगा नॉट। सर ओमेगा कितना होगा, जीरो, क्योंकि धीरे धीरे उसका रुकना है, तो ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। इनिशियली कितनी थी 14 पाई। अच्छा सर अब बताइए अल्फ़ा कितना दिया है, तो दिया है सर 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो रख दीजिए फॉर्मूले में, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी होगा, यहाँ से टी निकाल लीजिए, ओमेगा की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। सर ओमेगा नॉट कितना है, तो ओमेगा नॉट आपने निकाला है 14 पाई, और माइनस में रख दीजिए, क्यों, क्योंकि ये डी एक्सीलेट हो रहा है ना, या तो चलो ठीक है इसको छोड़ दो, यहाँ पे अल्फा क्या ये डी एक्सीलेशन है, अरे ये रेट है क्या डी एक्सीलेशन का, तो डी एक्सीलेशन है तो क्या इसको माइनस में रख सकते हैं 2, और इनटू में टाइम तो निकालना ही है, इसको इधर भेज दो, देन माइनस 14 पाई इज इक्वल टू माइनस 2t, माइनस से माइनस कट गया, देन t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 पाई, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22 बाई, अरे 22 बाई 7, 7 से 7 कट गया, आंसर कितना आएगा 22 से। फिर गया लाइट, क्या हो रहा है आज, लिखिए
एक क्वेश्चन और आपको दे दे रहे हैं। लिखो। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट रोटेटिंग, a particle start rotating from a rest according to the formula theta is equal to, सॉल्व करो भाई, बात नहीं, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ऑप्शन लिखिएगा, बात नहीं है। अब ऑप्शन में पॉइंट में ही दे रहा हूँ क्योंकि पॉइंट में ही ऑप्शन दिया है। 6.25, 2.25, 7.92, 3.83, 8.26, 2.28, ये 3.38 और लास्ट ऑप्शन है 10.13, 4.26। यूनिट उसका एसआई में है, मतलब एक का रेडियन पर सेकेंड है और एक का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। एक वेलोसिटी है और एक एक्सीलरेशन है, इसी रिस्पेक्ट में गिवन है वो। ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिखा हूँ, उसका यूनिट भी लिखा था। जल्दी बताइए, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट में है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप। बोलो, आया? आया भाई? अरे इतना समय मत लगाओ भाई। थीटा दिया है, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है? देन सर ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। बस सर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9t स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 2t अपॉन में कितना 3, यही होगा ना। ओमेगा मिल गया सर। अल्फ़ा मतलब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18t अपॉन 20, और ये तो केवल कितना हो जाएगा? 2/3, यही होगा सर। इसमें t की जगह पे क्या पुट करना है?
5 पुट करिए, 25 में 9 का मल्टीप्लाई क्या, 175, 225 अपॉन में कितना 20 माइनस 5 यहाँ पे पुट होगा तो 10 अपॉन में 3, 20 और 3 का एलसीएम क्या 60 होगा, 60 3 बार में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 15 और 6 और 1 7 और 6 675 होगा, और 3 से 20 में 20 200, तो माइनस करोगे तो 5 7 400, यही होगा ना, सही है ना। अब डिवाइड कर लो, देखो क्या आ रहा है, डिवाइड कर लो 15 से 5, हाँ 5 से काट दें, बारह से कट जाएगा नीचे वाला 12 बार में, हाँ ये सही है ना, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। 95/12 6 पॉइंट कन्फर्म है। 95 को डिवाइड करो भाई 12 से, 95 है ना, 7 बार में तो जाएगा ही भाई, 7 बार मतलब यही है ऑप्शन में, दिख गया है। बस अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मगर ये तो दिख गया कि यही होगा क्योंकि बाकी और है नहीं। और इसमें अब रख के एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर ही सकते हो। टी की वैल्यू सर 5 है, 18 5 90 अपॉन में 20, 0 से 0 कट गया 2/3, 9/2 माइनस 2 कितना है 3, एलसीएम होगा कितना 6, 2 से 3 बार में 54 और नहीं 27 ना, 27 और 3 से 2, 27 से 4 गया 23, 6 तो 6 में 3 बार में ही जाएगा, यही 7.92, 3.83। ठीक है भाई, चलिए अब क्वेश्चन इस पे करिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट, सब नाम से जाना जाएगा, टाउ से रिप्रेजेंट करें। आपको ज़्यादा इसको बहुत उसमें नहीं जाना है, आपका इसमें क्वेश्चन में मतलब ये टॉपिक में आपको बेसिक चीज़ें जो हैं उसी से लेके चलेंगे, डेरिवेशन से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं तीनों में से, या तो टर्निंग इफेक्ट बोलिए, या तो टॉर्क बोलिए, या तो मोमेंट ऑफ फोर्स बोलिए। मोमेंट जरूर वर्ड लगेगा, जैसे यहाँ पे देखो हम बात किए थे अभी, मैंने आपको बोला था कि जो फोर्स था ना, यही फोर्स किस में चेंज हो जाता है, टॉर्क में। तो यहाँ पे इसको हम क्या नाम दिए थे, फोर्स, और पता है यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का मोमेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे तुम एल को तुमने क्या पढ़ा था, मोमेंटम, पता है यहाँ पे यही सॉरी पी था ना, इस पी को यहाँ पे क्या पढ़ोगे, एल, तो पता है एल को क्या बोला जाएगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। एक्चुअल में है एंगुलर मोमेंटम, बट नाम है इसका मोमेंट ऑफ मोमेंटम। हर वर्ड के आगे मोमेंट, जैसे मास, मास क्या होता है, इनर्सिया होता है, अरे मास क्या होता है, इनर्सिया, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ क्या होगा, इनर्सिया। मास बोल लो या इनर्सिया, तो मोमेंट ऑफ मास तो बोलेंगे नहीं, इनर्सिया वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम बोले यहाँ पे मास को, हम मास को क्या बोलते हैं,
इनर्सिया। भाई इनर्सिया, जितना इनर्सिया होगा उसका कितना ही मास कहलाएगा। जिस बॉडी के पास जितना मास उतना ही इनर्सिया, मतलब मास कहीं ना कहीं इनर्सिया से लिंक है। ये तो तुम न्यूटन्स के लॉ में ही तुमने पहले फर्स्ट लॉ में यही सीखा था कि जिस बॉडी के पास जितना मास उतना ही इनर्सिया। तो यहाँ पे जब ये आएगा तो इसी को आई से डिनोट किया जाएगा, और यही आई किस नाम से जाना जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्सिया। समझ रहे हो ना? तो हर नाम के आगे मोमेंट वर्ड जुड़ जा रहा है। जैसे फोर्स के आगे मोमेंट जुड़ गया तो मतलब ये फोर्स की ही क्वांटिटी है, बट कहीं ये रोटेशनल में आएगी, रोटेशनल का इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, बस यही चीज़ आपको समझना है। अब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझो। मान लो मैं किसी बॉडी को लीनियर मोशन कराना चाहता हूँ। लीनियर मोशन इन द सेंस ये हमारे पास एक बॉडी है, इसको लीनियर मोशन कराना चाहता हूँ, ट्रांसलेशनल मोशन कराना चाहता हूँ। तो मैं सर इस पर फोर्स लगाऊंगा ऐसे, या ऐसे इसको खींचूंगा, या ऊपर खींचूंगा, या तो नीचे खींचूंगा। तो क्या ये ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है? या कोई बंदा सर इधर ही खींच दिया ऐसे, तो ऐसे भी जा सकता है। ये सब ट्रांसलेशनल मोशन में है, 1D बोल लो या 2D बोल लो। बट अगर सोचो मैं इसको किसी एक पॉइंट को पेविटेट कर दिया, फिक्स कर दिया, और उसके बाद से मैं बोला आपसे अब खींचो, क्या ट्रांसलेशन मोशन कराओ, तो क्या ये कर पाएगा? नहीं। जैसे दरवाज़ा है तो मैंने दरवाज़ा को बोला कि क्या इसको आगे पीछे करो, तो क्या तुम आगे पीछे कर पा रहे हो? नहीं, तुम उसको बस रोटेट करा रहे हो, घुमा रहे हो। समझ रहे हो? मतलब उसका एक पॉइंट अगर मैं कहीं पे पिविटेट कर दिया हूँ तो जाहिर सी बात है अब तुम्हारा फोर्स उस फोर्स से कहीं ना कहीं ट्रांसलेशनल मोशन ना करा के कहीं रोटेशनल मोशन कराने लगता है। और जब तुम्हारा फोर्स कहीं टर्निंग इफेक्ट दिखाने लगेगा तो वही फोर्स तुम्हारा अब नए फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नाम पड़ जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क बोलने लगते हैं। अब मुद्दा क्या होता है, जब हम किसी पॉइंट को पिविटेट करते हैं तो बस ऐसे समझ लो, इसी पेन को मैं बोलूं कि तुमको घुमाना है तो तुम कैसे घुमा सकते हो? तुम घुमाने के लिए इधर फोर्स थोड़े लगाओगे। मैं यहाँ पे फिक्स कर दिया हूँ तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो इधर ले जा सकते हो या तो इधर ले जा सकते हो। यही है, अगर ऐसे पिविटेट किया हूँ तो या तो इधर ले जाओगे या तो इधर, और ऐसे पिविटेट कर दिया हूँ मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऐसे हो गया है तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे। तो इसमें एक मुद्दा और आया एक्सिस ऑफ रोटेशन का, कि सर आपने कैसे उसको पिविटेट किया है, कैसे उसको फिक्स किया है। तो देखो जब मैं ऐसे फिक्स कर रहा हूँ तो क्या हम ये एक्सिस ले रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशन क्या इस प्लेन में हो रहा है, दिखाई दे रहा है, इस वाले प्लेन में हो रहा है। और जब मैं एक्सिस चेंज करके एक्स एक्सिस कर दे रहा हूँ, ऐसे कर दे रहा हूँ, मेरा हाथ ऐसे हो रहा है, तो इस केस में क्या एक्सिस एक्स हो जा रही है। अब क्या इसका मोशन वाई वाले प्लेन में होने लग रहा है, दिखाई दे रहा है, तो इसका प्लेन डायरेक्ट चेंज हो जाएगा आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा हमारा फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन पे पहले तो डिपेंड होता है कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, उसी के हिसाब से हमें चीज़ों को लेके चलना है। अब हम इसको समझते हैं कि मैथमेटिकली इस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो हम समझ गए कि टर्निंग इफेक्ट जहाँ आएगा वहाँ पे जो फोर्स लगेगा वही फोर्स हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहलाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, उसी एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी। तो सपोज दैट हम बॉडी को कैसे भी बना सकते हैं, बट अभी पहले समझो। मान लो हमारे पास कोई एक ये रिंच है, रिंच नाम सुना होगा आपने, नाम सुना है ना? अरे वो नट बोल्ट टाइट करने वाला रिंच है, ठीक है, जो भी है, पानी जो भी है, ठीक है, आप जो भी बोलते हो इसको, ये रिंच है। इस रिंच से हम क्या करेंगे, हम इससे करेंगे नट को टाइट। तो नट को टाइट करने के लिए क्या टर्निंग इफेक्ट दिखाते हैं। ये नट क्या होता है, एक्चुअल में किसी एक पॉइंट पे क्या होता है, फिक्स होता है, इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। ये हमारा एक्सिस हो गया, अब इसी एक्सिस के अबाउट क्या वो रोटेट करेगा। तो एक्चुअल में तुम बताओ, तुम्हें इसी को तो तुमने बोला है मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब इसी को तुमने टॉर्क बोला है, इसी को टर्निंग इफेक्ट बोला है। तो ये टर्निंग इफेक्ट तुम्हें दिखाना है, अगर इस नट को तुम्हें खोलना है तो तुम्हें फोर्स को कहाँ लगाना पड़ेगा। इस नट को मैं तुमसे बोलूँ कि आसानी से खोलना है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट चलेगा? सर मेरे दिमाग में चलेगा कि मैं आसानी से खोलना चाह रहा हूँ। तो बहुत देखो, ये बात बहुत ध्यान से सुनो, रीज़न कुछ बहुत सारे हो सकते हैं, मगर कुछ मेन ही रीज़न है आसानी से खोलने के लिए। सर अगर आप देखे होंगे, बड़ा सा पाना जो आप बोल रहे हो, बड़ा सा जो पाना यूज होता है, वो ट्रक का टायर खोलने के लिए बड़ा सा पाना, उस पर खड़े होकर ऐसे दबाते हैं, वो देखा होगा आपने, पूरा उसके ये जो आर्म्स है ना, इसी आर्म्स पे खड़े होकर दबाएंगे।
तो पाना लंबा सा क्यों लिया जाता है? क्योंकि नट बड़ा बड़ा होता है, तो टर्निंग इफेक्ट भी अच्छा होना चाहिए। छोटे से डंडे से अगर घुमाएंगे, मतलब उसका पाना अगर छोटा सा होगा और मैं घुमाऊंगा तो टर्निंग इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और उतना फोर्स आप लगाओगे तो मशीन थोड़े कहलाएगा। ये तो एक सिंपल मशीन है ना, जो हम हाथ से वर्क कर रहे हैं, तो हाथ से वर्क कर रहे हैं तो फोर्स कम लगाना चाहेंगे, तभी तो वर्क कर रहे हैं। नहीं तो मेरे हाथ में इतना ही फोर्स होता तो मैं हाथ से ही नहीं खोल देता उसको। तो यही बात है, मैंने इसका यूज इसीलिए किया कि मुझे कम से कम फोर्स लगाना पड़े। तो मुझे अच्छा टर्निंग इफेक्ट चाहिए तो मुझे कम फोर्स भी लगाना है। एक तो बात ये है, कम फोर्स लगाना है, ठीक है, तुम ज़्यादा लगा लो वो बात अलग है, मगर फोर्स कम लगाना है। अब सोचो तुम फोर्स कम लगाना है तो क्या ये वाला जो आर्म दिखाई दे रहा है इसको लंबा करोगे? समझ रहे हो? इस आर्म को क्या करना पड़ेगा? लंबा। मतलब इसमें आर्म का मतलब है, इसको हम क्या बोलते हैं? लीवर आर्म कहते हैं। ये क्या कहलाता है? लीवर आर्म कहलाता है। इस लीवर आर्म का जो ये डिस्टेंस है, इससे जहाँ से रोटेट कर रहा था वहाँ से जो डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि फोर्स आपने कहाँ लगाया है। मान लीजिए लीवर आर्म इतना बड़ा है और कोई बंदा यहीं पकड़ के घुमा रहा है तो क्या खुल जाएगा? नहीं, जब तक वो यहाँ नहीं पकड़ेगा, यहाँ नहीं पकड़ेगा, यहाँ नहीं पकड़ेगा, तब तक ये नहीं खुलेगा। यहाँ पकड़ के खोलना चाह रहा है, यहाँ पकड़ के, तो क्या खुलेगा? बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा उसको। समझ गए? अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, मान लो फोर्स तो तुमने लगाया, ठीक है, मैं मान लिया कि तुम यहाँ लगाए हो, मगर क्या फोर्स ऐसे लगा दिए, एक तुम लगाए हो और एक फोर्स मैं लगाया हूँ ऐसे, किस फोर्स से अच्छे से खुलेगा ये? 1 से या 2 से? 1 से या 2 से? 2 से। दिमाग में 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि सर 2 से अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या टर्निंग इफेक्ट अच्छा मिलेगा? ये फोर्स तो ऐसे चल रहा है सर, ये देखिए, ये फोर्स आपका ऐसे चल रहा है, तो क्या इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? एक कितना हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा? अब थोड़ा बताना, इस फोर्स के 2 कंपोनेंट में एफ कॉस थीटा किसी काम का है? क्या वो रोटेशन दिखा पाएगा इसका? नहीं सर, ये तो खींच रहा है इधर, रोटेशन तो केवल कौन दिखाएगा? तो आपका फोर्स जब 2 कंपोनेंट में टूटेगा तो इसका मतलब कम हो गया ना आपका फोर्स। तो फोर्स कम हो गया तो टर्निंग इफेक्ट अच्छा मिलेगा? नहीं, टर्निंग इफेक्ट अच्छा चाहिए तो इसका मतलब हमें ये भी ध्यान रखना है कि फोर्स कैसे लगाना है। पहली चीज़ कहाँ देखा आपने? फोर्स कहाँ लगाना है। दूसरी चीज़ क्या देखा? फोर्स कैसे लगाना है। और तीसरी चीज़ कि फोर्स कितना लगाना है। बस यही 3 चीज़ से हम यहाँ से फॉर्मूला बना लेंगे। मतलब हम कह सकते हैं, अब ये मैं हटा के यहीं से समझाता हूँ, मैं आपसे बोलूँगा कि टॉर्क जो है वो 3 बातों पे डिपेंड करता है। आप जितना टर्निंग इफेक्ट उतना ही अच्छा मिलेगा जितना अच्छा फोर्स लगाओगे, होगा। दूसरा, सर टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करेगा सर आप कितने डिस्टेंस पे जाके फोर्स लगा रहे हो, जितनी दूरी पे जाओगे क्या उतने अच्छे से टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। अभी दिखाया ना, आर की वैल्यू बढ़ रही थी, रिंच में आर की वैल्यू, लीवर आर्म बढ़ रहा था, तो क्या हमें टर्निंग इफेक्ट अच्छा मिल रहा था। और तीसरी चीज़ हमने आपसे क्या बोली? तीसरी चीज़ हमने बोली कि फोर्स आप कैसे लगा रहे हो। ये तो कहाँ, देखो ध्यान से, ये कहाँ हो गया, ये कितना हो गया, और कैसे, मतलब क्या डायरेक्शन की बात होने लगी। तो डायरेक्शन में क्या एफ कॉस थीटा वाला काम का था मेरे? नहीं, तो कौन सा काम का था? एफ साइन थीटा। मतलब क्या एफ साइन थीटा पे डिपेंड करेगा? समझ रहे हो ना? एफ साइन थीटा पे क्यों? क्योंकि हमेशा साइन थीटा ही परपेंडिकुलर वाला था, कॉस थीटा तो एकदम बेकार हो गया क्योंकि उसी के लाइन पे चला गया। ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, हमें वर्टिकल कंपोनेंट लेके चलना था, तो हमने बोला इन 3 बातों पे डिपेंड किया। तो बताओ, एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, तो क्या इस इक्वेशन को लिखने का कोई मतलब है? नहीं। क्या मैं लिख सकता हूँ टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर एफ साइन थीटा? लिखा जा सकता है क्या? आर क्या होता है? आर एक पोजीशन है ना, आपने फोर्स कहाँ लगाया, और पोजीशन तो एक वेक्टर होता है, और फोर्स भी क्या होता है? वेक्टर होता है। तो 2 वेक्टर के साथ साइन थीटा आएगा तो इसका मतलब बीच में प्रोडक्ट क्या रहा होगा? तो देन टॉर्क इज इक्वल टू अटैक कांस्टेंट, कांस्टेंट को हटा दो, 1 ले लो, देन आर क्रॉस कितना बन जाएगा? एफ। क्या यहाँ से टॉर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा? और या तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा।
बोला जा सकता है। ये केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, और अगर इसको डायरेक्शन भी बताना होगा तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एन कैप से। एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है भाई, वो तो डायरेक्शन आर क्रॉस एफ है, तो क्या राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन तो तुम बता ही लोगे, तो यहाँ से आर क्रॉस एफ हम यूज़ करके डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ से हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला मिल गया। अब बस कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा ध्यान से। मैंने 3 इक्वेशन बनाए थे और इन्हीं तीनों इक्वेशन से फॉर्मूला निकाल लिया। ये फॉर्मूला ही हमारे यूज़ का है। बाकी अब डायरेक्शन पे बात करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, और कहाँ पे टॉर्क नहीं होगा, कब टॉर्क नहीं लेंगे। सर ये आर क्या है, ये तो रिंच से समझे हैं। अब थोड़ा एक पार्टिकल, एक बॉडी और एक सिस्टम बना के बताते हैं आपको। सपोज करिए कि हमारे पास एक सिस्टम है और ये सिस्टम यहाँ पे पिविटेड है, ये एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है, और ये सिस्टम ऐसे पिविटेड है, तो इसमें ये लाइन हम बना देते हैं, इसी लाइन के अक्रॉस ये रोटेट कर रहा है। समझना थोड़ा, जेड वाली एक्सिस के लॉन्ग। समझ रहे हो कैसे? जैसे मान लो एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, अब इसमें ये जेड वाली एक्सिस में मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे। अरे एक्स और जेड प्लेन में ही तो चलेगा, तो बाहर निकलेगा तो जेड होगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स, फिर उधर निकलेगा तो माइनस जेड। तो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है जेड वाली एक्सिस के लॉन्ग। मतलब ये ऐसे देखो, अगर हम बना दें तो क्या ये जेड वाली एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करेगा? समझ गए हो ना? ये पार्टिकल बस ऐसा है। अब एक बात बताओ, तुम थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें छोड़ दो पूरा ये सिस्टम, मैं कहीं यहाँ पे एक पार्टिकल अगर कंसीडर करता हूँ तो तुम्हें इस पे तुमने फोर्स लगाया होगा, तो फोर्स कैसे लगाया होगा? इसको रोटेट करा रहे हो तो फोर्स कहीं कुछ ऐसे लगाए होगे। अरे इधर रोटेट करा रहे हो, ऐसे रोटेट करा रहे हो, तो फोर्स कहीं ऐसे लगाए होगे, तभी तो ये रोटेट कर रहा है। तो तुमने फोर्स ऐसे लगाया है, ठीक है सर। तो सर ये फोर्स जो ऐसे लगाया है, एक्चुअल में हम इसमें आर कैसे पता करेंगे? तो बताना वही मैं चाहता हूँ, आर एक्चुअल में है क्या? आर कहाँ से डिस्टेंस है? एक्सिस ऑफ रोटेशन जो देख रहे हो, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को तुम आगे बढ़ाओ ऐसे, और इस फोर्स को तुम इस पे ऐसे परपेंडिकुलर गिराओ। कैसे गिराओ? परपेंडिकुलर गिराओ। क्या इस पे परपेंडिकुलर लाइन बना दिया है ये? अब ये देखो ध्यान से, ये लाइन हमारा बढ़ गया ऐसे आगे की तरफ, ये थोड़ा मैंने आगे बढ़ा दिया बस ऐसे समझाने के लिए। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा? आर, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो यही है ना। अरे इसी पे तो आप फोर्स लगा रहे हो, इसको तुम और बढ़ा लो, इसी के लॉन्ग तो तुम ऐसे तुमने धक्का दिया इसको, और ये तुम्हारा आर हो गया, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। बस मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं इस आर को अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू आर, और आर कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर, देन आर क्रॉस एफ, ये भी लिखा जा सकता है। तो सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे है? फोर्स जैसे जहाँ लग रहा होगा उसके एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। हाँ हाँ, आप जहाँ से कंसीडर करो, बस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपको लेना है। आप फोर्स कहीं भी लगा लो, जैसे मान लो किसी बंदे ने फोर्स ऐसे लगा दिया, यूँ लगा दिया, तो बताओ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या ऐसे बदल गया? ये एक्सिस लाइन हो गई, अब ये लाइन इस पे ऐसे ना परपेंडिकुलर पड़ेगी, अब ये लाइन ऐसे चल रही है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या चेंज हो गया? हमारा पोजीशन चेंज हुआ, मतलब आर का पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, जो भी वैल्यू होगी उठा के लिख दी जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, बट अभी फिलहाल में समझो। तो मैंने बोला ये सर आर है। अब एक चीज़ समझो, ये आर है, मैंने इसको ऐसे बना दिया, ऐसे यूँ बनाया। ये सर आर जो है ना, यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा, कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबल कौन है नचाने के लिए? जाहिर सी बात है, एफ साइन थीटा। क्या सर एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है? नहीं। समझ गए ना इतनी बात? मतलब देखो, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों ले रहा था? क्योंकि मैं एफ साइन थीटा से ये वाला डिस्टेंस बनाना चाह रहा था। क्लियर है? क्योंकि ये एफ क्रॉस के साथ है ना, तो जब हटेगा तो क्या आएगा? एफ साइन थीटा। तो जाहिर सी बात है, एफ साइन थीटा के साथ ये जो आर है
कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अब क्या परपेंडिकुलर बन गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r और ये फोर्स जो लग रहा है परपेंडिकुलर हुआ। अब किसकी वजह से फोर्स इसमें टॉर्क नहीं होगा, किस फोर्स की वजह से, तो दो चीज बोलोगे सर, टॉर्क किसकी वजह से जीरो होता है, तो टॉर्क जीरो होता है सर अगर हमारा कोई फोर्स अभी तो ऐसे लगा था ना, सपोज करो यही फोर्स इस लीवर आर्म के पैरेलल लग जाए, लीवर आर्म में है आर और इसी के पैरेलल लग जाए, पैरेलल मतलब उसी के डायरेक्शन में लग जाए, तो इसका मतलब क्या उसको नचा पाएगा, वो नहीं नचा पाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये पेन है तो इस पेन पे या तो फोर्स ऐसे लगेगा तभी इसको रोटेट कराएगा, या थोड़ा तिरछा लगेगा तो भी रोटेट करा सकता है, मगर सर एकदम ऐसे लगा देंगे या ऐसे लगा देंगे तो क्या इसको रोटेट करा पाएगा, ये नहीं करा पाएगा। मेरा कहने का मतलब यही है, टॉर्क जीरो तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स उसके लीवर आर्म के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाता है। क्लियर है इतनी बात। दूसरा चीज, टार्क और भी जीरो हो सकता है, कब, मतलब इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल दो, अपवर्ड डाउनवर्ड छोड़ो, अभी इसी लैंग्वेज को मैंने बोला बदला, अपवर्ड डाउनवर्ड में तो एंगल का केस है। अभी तुम अपना, मैंने बोला कि रेडियल, मैंने बोला ना कि इस जो लीवर आर्म है, इस लीवर आर्म के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो रहा है तो जीरो हो जा रहा है। या तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर लीवर आर्म पे ही फोर्स आ जाए, लीवर आर्म पे, अब छोड़ दो पैरेलल एंटी पैरेलल, तुम फोर्स लगा रहे हो और फोर्स कैसे लग रहा है, उसी लीवर आर्म पे ही लग रहा है, लीवर आर्म पे ही अगर फोर्स लग गया, मतलब ऐसे देखो, जैसे मान लो ये हमारा रिंच था और इस रिंच पे हमने फोर्स लगाया और फोर्स लीवर आर्म पे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो, एंटी पैरेलल पैरेलल छोड़ दो, ये तो तुमने वर्ड बोला ये पैरेलल एंटी पैरेलल, तो सर लीवर आर्म ये चल रहा था, अब आर्म में इधर चलेंगे तो ये पैरेलल हो गया, इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल, ऐसे होगा तो इस केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ठीक है, ये तो तुम अब निकाल सकते हो ना सर, कैसे क्यों जीरो होगा, तो भाई फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का होता है आर एफ साइन थीटा। सर थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है किसके बीच में, आर और एफ, उस एफ के बीच में, तो एफ और आर के बीच में एंगल थीटा है। अब सोचो फोर्स जब इधर लग रहा है, इधर लग रहा है एकदम उसी पे रेडियस, ये जो आर चल रहा है इसी आर के तरफ ही लग रहा है, तो क्या थीटा जीरो लिया जाएगा। अरे भाई ये रिंच है, इस रिंच में अगर फोर्स मैंने ऐसे ही लगाया है, फोर्स ऐसे ही लगाया है, तो आर और एफ के बीच में एंगल थीटा कितना हो जाएगा, और अगर मैंने फोर्स इधर कर दिया तो थीटा कितना हो जाएगा, 180। अरे भाई आर तो अभी भी ये चलेगा, मगर क्या फोर्स अंदर हो गया, तो आर इधर चला और एफ इधर चला, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180। क्या साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी क्या होता है, जीरो, मतलब दोनों केस में टॉर्क क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। समझ गए इतनी बात। तो टॉर्क जीरो होने का रीज़न यही है कि जब हम लीवर आर्म पे ही फोर्स लगा देते हैं। तो अब थोड़ा बताओ यूनिट के बारे में, बताओ यूनिट क्या होगा इसका, जल्दी बोलो। अरे आर की यूनिट क्या है, आर डिस्टेंस है मीटर, और फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, तो क्या न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होगी, ये इसकी एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट में आएंगे तो क्या होगा, बोलना, डाइन पर नहीं, केवल डाइन सेंटीमीटर, डायमेंशन फार्मूले पे बताओ, जल्दी बोलो, डायमेंशन फार्मूला। अरे आर का होगा एल और एफ का MLT-2, तो एल मिलके 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ML2T-2। ये किसी का होता भी है, याद होगा आपको, होता है सर, किसका बताएं किससे सिमिलर दिख रहा है, सर मुझे वर्क से दिख रहा है, वर्क का भी डायमेंशन फार्मूला यही होता है, ML2T-2। क्यों, क्योंकि वर्क भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये भी तो सर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन फार्मूला तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये पूछता है क्वेश्चन कि टॉर्क किससे रिलेट कर रहा है, किसके डायमेंशन फार्मूले से सेम दिख रहा है। चलिए ये तो हो गया, अब इसके थोड़े रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे बात बता दीजिए हमें, क्योंकि ये R क्रॉस F आया है, तो जाहिर सी बात है इसके कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। डायरेक्शन पहले बताइए, छोड़िए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, डायरेक्शन किधर होगा, बोलो, कोई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, किससे लगाएंगे, राइट हैंड
थंब रूल। बात सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है थंब रूल। कैसे? क्योंकि सर ये हमारे पास सपोज दैट ये पाना था, मतलब रिंच था, और इस रिंच पे हमने फोर्स लगाया है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, मैंने फोर्स ऐसे ऊपर लगाया है एफ, क्या ये डिस्टेंस आर कहलाएगा? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या यही है? अरे यही तो है, इसी के अबाउट तो रिंच ऐसे घूमेगा, तो जाहिर सी बात है एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है। तो तुम अपने राइट हैंड के थंब रूल को लगाने के लिए फिंगर को आर की तरफ खोलोगे, और जिधर फोर्स लग रहा है उधर फोर्स को तुम फिंगर को कर्ल करोगे। तो फिंगर जब ऐसे कर्ल होगा तो अंगूठा जिधर इंडिकेट करेगा, क्या वही तुम्हारा डायरेक्शन कहलाएगा? मतलब तुम्हारा डायरेक्शन हमेशा किस पे आएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन, या तो बाहर या तो, यही तो होगा। अगर ये रिंच कोई बंदा ऐसे घुमा रहा होता नीचे की तरफ, तो क्या मैं अभी भी इसको ऐसे रखता? मगर क्या मैं अब नीचे घुमाता? तो नीचे घुमाता, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन नीचे है, तो नीचे घुमाता, तो क्या मेरा अंगूठा अंदर इंडिकेट करता? और अभी भी क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही इंडिकेट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कहाँ पे लग रहा होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है इतनी बात? तो अंदर की तरफ। तो यहाँ से हम रूल से पता लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। रूल है राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो ही केस तो बन रहे हैं। आप देख लीजिए, या तो आप ऐसे घुमा रहे हैं या तो ऐसे घुमा रहे हैं। बोर्ड पे तो यही कर सकते हैं ना भाई, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो टॉर्क हमेशा पॉजिटिव होता है। टॉर्क हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज होगा तो टॉर्क हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। ये बात याद रखना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये सर, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? भाई मेरे क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, तो जाहिर सी बात है टॉर्क भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन है तभी तो एन कैप लिखा हूँ मैं, ये चीज़ मत भूलना। इसका कौन सा मैंने आपसे बोला क्या लिखना है आपको? इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो सर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी लिख ही लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या आएगा? तो जैसे मान लेते हैं आर का पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, लिखा जाएगा ना। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। बताओ हमें क्या निकालना है? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है सर? आर क्रॉस एफ। बताइए, आर की वैल्यू है आई में, जे में, के में, और क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्या ये डिटर्मिनेंट मेथड से होगा? तो डिटर्मिनेंट मेथड में लिख दीजिएगा यहाँ पे x, यहाँ पे कितना y, यहाँ पे z, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। ये तो सॉल्व करने आता ही है, बस सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मिल जाएगा टॉर्क। ठीक है, बस खत्म टॉर्क। यही है। अब टॉर्क में मेन कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्शन का खेल है, बाकी इक्विलिब्रियम का कहानी बता देता हूँ, तब क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपने इक्वेशन जो बनाया है वो लिखा है कितना फोर्स लगाया है, कहाँ लगाया है, और कैसे लगाया है। इसी तीन बात से आपने ये तीन इक्वेशन बनाया है। कितना फोर्स लगाया है, कहाँ लगाया है, कैसे लगाया है। ठीक। जल्दी करो जल्दी। क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, अंदर जाएगा ना क्लॉकवाइज में।
क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है ना, तो अंदर बोर्ड के अंदर जाएगा तो निगेटिव होगा, बोर्ड के बाहर आएगा तब ना पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो तुम इधर बैठे ही हो, तुम खुद ऐसे देखो, एक बार उनको चेक कर लें तब पहले बताना सही रहेगा, नहीं तो पता चले आप सही बोल रहे हो। टॉर्क है ना, ठीक है। देखो लिखा है साइन कन्वेंशन, एनसीईआरटी की लाइन है, साइन कन्वेंशन में वर्ड बोला है द मोमेंट ऑफ फोर्स इज टेकन इन पॉजिटिव इफ द टर्निंग टेंडेंसी ऑफ द फोर्स इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और फिर आगे लिखा है निगेटिव इज इफ इट इज क्लॉकवाइज, निगेटिव इज क्लॉकवाइज। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, रटने की बात नहीं है। बोर्ड से तुम्हारी तरफ कोई चीज़ आएगी तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव होगी, और बोर्ड के अंदर जाएगी तो क्या होगी, निगेटिव। फ्लक्स की तरह समझ लो। अब फ्लक्स में तुमने पढ़ा होगा ना, फ्लक्स क्लास 12th में पढ़ा होगा कि फ्लक्स जैसे स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी फ्लक्स एक पॉजिटिव भी होता है और एक क्या होता है, निगेटिव। तो फ्लक्स सर पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव? तो फ्लक्स सर अगर कहीं से निकल रहा है तो पॉजिटिव हो गया, और कहीं इंटर कर रहा है तो निगेटिव हो गया। तो ये बोर्ड में अगर कोई चीज़ इधर जा रही है तो हमसे अपोजिट जा रही है तो निगेटिव, और निकल रही है तो पॉजिटिव। अब बताओ निकलेगी कैसे? तो घड़ी अगर ऐसे चलती है, ऐसे यही नहीं चलती है घड़ी, तो क्या ये क्लॉकवाइज हो गया? तो क्लॉकवाइज होगा तो क्या हम ऐसे अंगूठे को घुमाएंगे तो क्या अंगूठा मेरा अंदर जाएगा ना, तो अंदर जाएगा तो निगेटिव हो गया, यही तो बोला हूँ। और बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव, तो बाहर निकलेगा तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेगा? तो जब हम ऐसे अपोजिट चलेंगे इस तरह, तो उस केस में पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा इक्विलिब्रियम का केस समझिए। इक्विलिब्रियम का क्या हुआ, गिर गया पानी? चलो अभी बस क्लास ओवर होगा तब साफ कराना उसे। ये सब नोट हो गया है ना भाई? हाँ, अब हाँ जाओ। सुनो, इक्विलिब्रियम का केस समझो थोड़ा, इक्विलिब्रियम वाला समझ लो, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। इक्विलिब्रियम बस थोड़ा सा बताना, ज़्यादा कुछ नहीं, पढ़े हो तुम। सर इक्विलिब्रियम में क्या होता है? सर इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, दो तरह के। कौन कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं? जल्दी जल्दी। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और कौन से होते हैं? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं सर, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो मैं अभी तब से पढ़ते हुए आ रहा हूँ। अगर किसी बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, तो बॉडी क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा सर अगर किसी बॉडी पे लगने वाले टाउ नेट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, तो क्या कहलाने लगेगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब सर टाउ नेट की वैल्यू जीरो कब हो रही थी? याद होगा जब आपको थीटा कितने डिग्री होता है, जीरो, और थीटा कितने डिग्री होता है, 180। इसी केस में हमारा इक्विलिब्रियम बस बनता है। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? आर और एफ के बीच में। तो थीटा अगर जीरो होगा और थीटा 180 होगा तभी तो टाउ जीरो होगा भाई मेरे, क्योंकि टाउ होता है आर एफ साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू जीरो, साइन जीरो क्या कर देगा, जीरो, साइन 180 जीरो, पूरे को क्या कर देगा, जीरो। मतलब इस केस में अगर इन दोनों केस को कंसीडर किया जाए तो इन दोनों केसेस में टाउ की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब इक्विलिब्रियम बनने के लिए तुम्हें थीटा और की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, जीरो और 180। समझ गए इतनी बात? अब सर ये थीटा जीरो होगा, थीटा 180 होगा, तो कहानी क्या होगी, थोड़ा ध्यान से समझिए। अच्छा जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे हो जाती है तो इसका मतलब उस पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो। तो जैसे अब तुम ऐसे समझ लो, बस क्वेश्चन कराने के लिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी पे चार फोर्स लगे हैं, कहीं भी मान लो ये लगा, सर ये लगा और ये लगा, चार फोर्स लगे हैं। मैंने बोला इस बॉडी का नेट फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के सारे फोर्स एफ एक्स जीरो के इक्वल हुए होंगे, एफ वाई भी क्या हुए होंगे, जीरो हुए होंगे ना। अब बताओ अगर टॉर्क जीरो हो रहा है तो क्या टॉर्क में भी वही कहानी, टॉर्क में भी तो वही कहानी होगी सर, मगर इसमें एक्स और वाई छोड़िए। टॉर्क जीरो होने का मतलब उस पूरे बॉडी पे जितने फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट आ रहा होगा उन सब का सम क्या जीरो के इक्वल रहा होगा। मतलब ऐसे समझो, बस मैं समझा इस ऐसे रहा हूँ। मान लो ये पाना था और इस पानी में आपने एक फोर्स ये लगाया है, 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 चार फोर्स लगा दिए। क्या चारों फोर्स से टर्निंग इफेक्ट आएगा? हाँ सर फोर्स तो चारों से आएगा, मगर मैं बोल दूं, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया
मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ये नेट टॉर्क जीरो है, मतलब मैंने आपको बोल दिया कि ये किसमें है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो क्या दिमाग में चलेगा ना कि सर टाउ की वैल्यू क्या रही होगी, तो क्या इसकी वजह से अगर टाउ 1 आएगा, इसकी वजह से क्या आएगा टाउ 2, इसकी वजह से क्या आएगा टाउ 3, इसकी वजह से टाउ 4, सबको जोड़ोगे देन टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के सारे फोर्स जोड़ के जीरो किए हो, यहाँ पे वाई एक्सिस के सारे फोर्स जोड़ के क्या किए हो, जीरो किए हो। तो इसी तरह यहाँ पे आप जितने भी टॉर्क आ रहे हैं, क्या इन सारे टॉर्क का सम जीरो कर रहे हो, तभी तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अब सुनो, थोड़ा एक बात सुन लो, कॉपी और मतलब बुक में आपके लिखा होता है ये चीज़ कि अगर थीटा जीरो है तो ऐसा इक्विलिब्रियम कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर थीटा 180 है तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। अभी स्टेबल अनस्टेबल क्या है, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। स्टेबल और अनस्टेबल के केस में थोड़ा ध्यान से समझो, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन के अंदर टर्निंग इफेक्ट है, बस ऐसे समझो टर्निंग इफेक्ट है। तुमने फोर्स लगाया और तुमने फोर्स लगा के छोड़ दिया, अगर फोर्स लगने के बाद से ये रोटेट होके अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, स्टेबल। आपने फोर्स लगाया बट अपने ओरिजिनल पोजीशन को उसने क्या कर लिया, रिगेन कर लिया, ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा, स्टेबल। और अगर आपने उस पर फोर्स लगाया बट अपने ओरिजिनल पोजीशन को नहीं रिगेन कर पा रहा है, ऐसे देखो मैंने ऐसे था, ये पेन ऐसे था, मैंने इस पर फोर्स लगाया ऐसे, ये घूमते हुए ऐसे आके रुक गया, तो रुका तो अभी भी एक्स में है। तुम्हें तो दिखेगा ना कि सर एक्स में था, एक्स में है, मगर क्या अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, नहीं, कैप इधर था ना और घूम के किधर हो गया, इधर हो गया। क्या ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर पाया, नहीं। तो कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ वी slightly displace a body, it regain original position is called stable equilibrium। और इसमें लिख लेना, if we slightly displace body, it does not regain original position is called अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बात याद रखना, ये अब अभी आगे 12th तक काम आएगा, वहाँ पे भी तुम स्टेबल अनस्टेबल की बात पढ़ोगे। वहाँ डाइपोल मोमेंट में यही बात होता है, डाइपोल मोमेंट में भी यही। डाइपोल मोमेंट को जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, थोड़ा सा उसको छेड़ोगे, अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया तो स्टेबल है, ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया तो अनस्टेबल है। ठीक है, तो टाउ की वैल्यू 0 होने पे केसेस से बनेंगे। चलिए, अभी इस पे कैसे इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बनेगा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत आसान होगा, कर लोगे तो, बस तुम्हें समझना होगा। चलो टॉर्क से स्टार्ट करते हैं, पहले टॉर्क के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस पे इक्विलिब्रियम टॉर्क पे, चलो क्वेश्चन पहले लिखो, बताओ इसी पे इक्विलिब्रियम में पे आओ। एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट में मैंने, ध्यान से देखना, मैंने एक रॉड है जिसका लेंथ है 10 मीटर का, ऊपर लिखता, बात नहीं भाई, 10 मीटर का, ठीक है, कितने केजी का है सर, ये 50 केजी का रॉड है, इसको बांध के ऐसे रखा गया है, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मास और रख दिया है, यहाँ छोटा सा मास और रख दिया है, कितने केजी का, तो 10 केजी का मास रख दिया है। हमसे पूछा है फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग T1 एंड T2।
भाई यही बताना है, देखते हैं कौन बताता है। इक्विलिब्रियम का केस लगेगा, क्या होगा क्या नहीं, यही सोचना है बस। क्वेश्चन ऐसे ही है, सोच के देख। पहले मैं डायरेक्ट आपको यही क्वेश्चन बता दिया, मतलब करा रहा हूँ। जल्दी बताओ, पहले बना लो फिगर, जल्दी लिखो भाई, टाइम नहीं है। ये कितने मीटर का रॉड है? पूरा 10 मीटर का, 10 मीटर का पूरा रॉड है। ये भी ले लो, चलो दे दें, हाँ ले लो, 2 मीटर ले लो। 2 मीटर इस वायर से इतने डिस्टेंस पे आके मास रखा गया है। अब तुम सोचो, देखो मैं बताता हूँ कैसे लगेगा। यही इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा कुछ दिमाग आपको लगाना भी नहीं है। आपको ऐसे नीचे यहाँ एक मास बांध देगा, यहाँ बांध देगा, रस्सी में टेंशन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, पुल्ली का भी केस आ सकता है। बस समझने वाली बात है। देखिए क्या होगा सर, इसमें क्या होगा। मैं पहले तो इस वाले रॉड को देख रहा हूँ, ये वाला रॉड है सर, चलिए आइए बना देते हैं। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? 10 मीटर का है तो क्या सेंटर एकदम बीच पे होगा? यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, और यहाँ से भी कितने डिस्टेंस पे? ये कितने केजी का है? अरे m 50 है तो 500 हो जाएगा, समझ गए हो? m इंटू क्या होगा? g। अब सुनो, यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, यहाँ से ये कितने डिस्टेंस पे है? 2। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? 2। तो इधर से कितने पे होगा? 3। अरे सेंटर ऑफ मास से कितने पे होगा? 3। तो क्या यहाँ पे एक और वेट है, मतलब एक और वेट, मतलब एक और फोर्स है, कितने का? 10 में 10 का मल्टीप्लाई 100 का। सर यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? अरे 2 मीटर पे। और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर 3 मीटर। समझ रहे हो भाई मेरे? क्या सारा डिस्टेंस पता चल गया है? सारा फोर्स पता चल गया? हाँ सर, ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? T1। और इधर कौन लग रहा है? T2। अब बताओ क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो सकता है? हाँ, अरे 2 ऊपर लग रहा है 2 नीचे, टर्निंग इफेक्ट 0 कर सकता है? कर सकता है, पॉसिबिलिटी है मेरे पास। 2 फोर्स ऊपर लग रहा है, 2 फोर्स कहाँ लग रहा है, तो टर्निंग इफेक्ट 0 तो हो सकता है ना। ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो कट तो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो क्या मैं मान सकता हूँ कि बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 0। मतलब टाउ नेट की वैल्यू क्या होगी? 0। अब टाउ नेट 0 है तो टाउ नेट निकालना पड़ेगा ना। टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 सबको जोड़ोगे तो जोड़ो। तो सर उसको जोड़ने के लिए तुम ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कहीं एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मानना पड़ेगा? जाहिर सी बात है भाई, टॉर्क निकालना है तो एक कहाँ से रोटेट करा रहे हो तो मानना पड़ेगा ना। तो कहाँ से मानोगे? तुम्हारा मन, तुम जहाँ से मानना है मान लो। मैं सेंटर ऑफ मास से मानूँ तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि रॉड कहाँ से रोटेट करना चाह रहा है? सेंटर ऑफ मास से। अब एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास पे तो एक फोर्स 500 लग गया, तो इसकी वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट होगा? अरे इस पेन पे यहीं पे फोर्स अगर सेंटर ऑफ मास पे ही लग गया तो क्या ये इसको रोटेट करा पाएगा? नहीं। तो बस कौन कौन रोटेट कराएगा? 100, T2 और T1। तो क्या इन्हीं की वजह से टॉर्क निकालना पड़ेगा? तो हम सेंटर ऑफ मास मतलब O पॉइंट के अकॉर्डिंग टॉर्क एट अ O फॉर ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स लगे हैं उनकी वजह से। बताइए 100 की वजह से कितना होगा? अरे फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। और ये डिस्टेंस कितना है? तो क्या 100 इंटू 3 हो जाएगा? थीटा तो 90 होगा ना। 90 समझ रहे क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे परपेंडिकुलर, और आर तो यही है ना मेरे भाई। तो आर 3 है और फोर्स नीचे, तो क्या परपेंडिकुलर साइन थीटा 90 साइन 90 1। तो डायरेक्ट मैं लिखते चल रहा हूँ प्लस। अब किसकी वजह से लेके चलूँ? T2। सर T2 तो ऊपर लग रहा है, ध्यान से देखिए। ये इसको क्या ऐसे घुमाएगा? ये इसको ऐसे घुमाया था,
तो मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज है, ये दिख रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, ये सॉरी ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या माइनस होगा। अब ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, तो सर T2 इंटू में डिस्टेंस कितना है यहाँ से 5, तो 5 T2 लिख देंगे। फिर सर देखिए ध्यान से, इसको हटा दीजिए। अब क्या ये इसको इधर घुमाएगा, अरे ये फोर्स क्या इस रॉड को इस एक्सिस से इधर घुमाएगा, तो सर इधर क्या ये क्लॉकवाइज फिर हो गया, तो क्लॉकवाइज में कितना होगा माइनस, और डिस्टेंस कितना है 5T1 होगा क्या, इज इक्वल टू कितना 0, तो कितना हो जाएगा, बना दो इक्वेशन 5T2 माइनस 5T1। सर ये 300 उधर जाके क्या प्लस हो जाएगा, देन इक्वेशन 1, क्या पहला इक्वेशन मिल गया T1 T2 का, और एक इक्वेशन और T1 T2 का सर मिल जाता तो आंसर आ जाएगा। वो कैसे आएगा अब सोच के देखो, एक T1 T2 का और इक्वेशन चाहिए, जल्दी बताइए, एक T1 T2 का और इक्वेशन चाहिए हमें, जल्दी बताइए कैसे आएगा, कोई बता दे। जल्दी बताओ भाई, अब तो इतना बेसिक तो बता ही सकते हो। नहीं नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताऊं, T2 को एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं, हाँ तो प्लस में लिए हैं, तो प्लस ही में तो लिखे हैं। तुम्हारा मन, तो तुम इसको एंटी क्लॉकवाइज करोगी, एक को क्लॉक करोगी तो दूसरे को, ये इसको इधर थोड़े घुमाएगा, रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है तो उधर घुमाएगा, इसको इधर ही तो घुमाएगा, तो ये घूमना एंटी क्लॉकवाइज ही ना होगा भाई, तो T2 एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तुम क्लॉकवाइज कर रही हो तो तुम एक बार सोच के देखो, रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है, फोर्स यहाँ लगेगा, इस पेन पे सोचो, मैं यहाँ पकड़ के रखा हूँ और कोई बंदा यहाँ फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो क्या रॉड उधर घूम जाएगा, घूमेगा तो इधर ही ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो घूमेगा, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ इक्वेशन लगेगा, अब लगेगा सर यहाँ पे F नेट 0, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी लगेगा, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में थोड़ा ध्यान से देखो, वनली किस एक्सिस में फोर्स लग रहे हैं, वाई एक्सिस में, और सर एफ वाई क्या ले लिया जाएगा 0, क्योंकि 2 ऊपर लग रहे हैं और 2 कहाँ लग रहे हैं, तो नेट फोर्स ये भी तो 0 हो सकता है, तो ऊपर लगने वाले फोर्स प्लस ले लिए जाएं, T1 प्लस T2, और नीचे कितना है, अरे 500 प्लस 100 कितना हो जाएगा 600, क्या इक्वेशन 2 मिल गया, और इधर कौन सा इक्वेशन है 1, क्या सॉल्व करके T1 T2 मिल जाएगा, क्यों समझे हो, 2 इक्वेशन बनाने थे हमें भाई T1 T2 के लिए, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 500 प्लस 100 कितना हो जाएगा 600, और टाउ नेट से एक इक्वेशन मिल ही गया है, कर लोगे, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं करके लाइएगा। इधर का भाई मैं ये मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ, यहाँ पे बस बना रहा हूँ, हमेशा दोनों एक साथ आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई सपोर्ट है, करिएगा, बस एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। ये बस ऐसे है हुक जिसमें फंसा है रॉड, पूरे रॉड का लेंथ है 10 मीटर, इधर से ये डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, और इधर से ये डिस्टेंस दिया है 3 मीटर, ठीक है। इसका मास है 2 kg, इसका है 2 kg, और ये रॉड जो है वो उसका टोटल मास है 10 kg। फाइंड T1 एंड T2, ठीक है, सॉल्व करके लाइएगा। फाइंड T1 एंड T2, क्वेश्चन यही है,
बाकी इसी पे लगेगा। अभी मैंने आपको टॉर्क पे क्वेश्चन नहीं कराया था, मैं डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि देखो अभी ये लास्ट पढ़े हो तो इसी पे करा दिया हूँ। टॉर्क पे क्वेश्चन कल करा देंगे जब भी आपका वो है टॉर्क ख़त्म हो जाएगा।